सुरजीत ने होटल में रात करीबन 9 बजे आकर चेक इन किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। वेटर सामान रखने आया तो उससे सुरजीत ने उसका नाम पूछा। वेटर ने अपना नाम पंकज बताया। उससे आगे सुरजीत ने पूछा कि आसपास अगर कोई घूमने की अच्छी जगह हो तो बताए। पंकज ने बताया कि छोटा सा शहर है और छोटी सी जगह है, घूमने फिरने की कोई खास यहां पर जगह है नहीं। तो सुरजीत ने 100 रुपए का नोट दिखा के कहा, कुछ तो मिलता होगा ना यहां। पंकज ने अजीब सी एक मुस्कुराहट दी और उसके बाद कहा, मिलता है साहब, टांगा, पर दिखाई नहीं देता। बहुतों ने सुना है इसके बारे में, लेकिन लोग कहते हैं कि बेवकूफ बनाने की बातें हैं ये सब। सुरजीत ने उससे कहा कि वो उसको वहां ले चले, तो पंकज ने कहा कि उसकी ड्यूटी 11:30 बजे खत्म होगी और उसके बाद वो उसे वहां ले जाएगा। दोनों की बात तय रही और सुरजीत भी नहा धोकर फ्रेश होकर लेट गया कि जाने से पहले थोड़ा आराम कर ले। पंकज से बात रात के 11:30 बजे की हुई थी। 12 बजे, 12:30 बजे और फिर 1, लेकिन पंकज नहीं आया। सुरजीत ने सोचा कि पूछ ले कि वो कब तक ड्यूटी से छूटेगा। यही सोचकर उसने रिसेप्शन पर फोन किया और पंकज के बारे में पूछा। तो पलट के रिसेप्शन से आवाज आई कि सर, इस नाम का तो कोई स्टाफ यहां है ही नहीं। सुरजीत को अच्छी तरह से याद था कि उस आदमी ने अपना नाम पंकज ही बताया था। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने कहा कि सर, गिनती के 4 लोग हैं यहां, मैं उन सबको लेकर आ जाता हूं आपके कमरे में, आप ही पहचान लीजिए कि उनमें से आपका पंकज कौन है। थोड़ी ही देर में सुरजीत के कमरे में 5 लोग आए, लेकिन उनमें से कोई भी पंकज नहीं था। सुरजीत ने गुस्से में कहा, अरे वही आदमी मेरा सारा सामान लेकर यहां आया था, कहां चला गया ऐसे? मुझे उसने बताया भी था कि यहां कोई जगह है जहां टांगे की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। इतना सुनते ही एक वेटर ने उनमें से कहा कि वो जानता है उस जगह के बारे में और वो सुरजीत को वहां ले जाने को तैयार हो गया। दोनों तुरंत वहां से निकले और बाइक से वहां कुछ रात के सुनसान सड़क पे 10 मिनट में ही पहुंच गए। वहां पहुंच के बाइक खड़ी की और दोनों पैदल चलने लगे कि तभी चलते चलते उस वेटर ने कहा, सुरजीत जी, 30 साल की उम्र में आप यहां एक छोटे से शहर में क्यों घूमने आए? आपको तो कहीं गोवा टाइप की जगह पर जाना चाहिए था। यह सुनते ही सुरजीत चौंक गया और उसने पूछा कि तुम्हें मेरा नाम और उम्र कैसे पता? वेटर ने हंसते हुए कहा, अरे सर, चौंकिए मत, इतना तो रजिस्टर में एंट्री तो आपने मेरे सामने ही की थी ना। सुरजीत की जैसे जान में जान आई। उसने मुस्कुरा के कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था यार। वेटर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्या सर, आप भी, आपका नाम और उम्र जानने से ज्यादा आपको चौंकना चाहिए तब जब मैं आपसे कहता कि आप यहां पर लड़की बेचकर खुद को छुपाने के लिए आए हैं। ये सुनते ही सुरजीत डरता डरता उस आदमी की तरफ पलटा, लेकिन पलट के जब देखा तो वहां कोई नहीं था। सुरजीत को इस दिसंबर की रात में भी ऐसा पसीना आ रहा था जैसे ये जून का महीना हो। उसने अपने
माथे से पसीना पहुंचा ही था कि एक आवाज दूर से उसे सुनाई देने लगी। वो आवाज धीमे 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 करीब आने लगी और घोड़े के दौड़ने की रफ्तार तेज होने लगी। कोहरे में ठीक से दिख भी नहीं रहा था कि आखिर टांगा कहाँ है, और ना ही समझ आ रहा था कि सुरजीत खुद कहाँ खड़ा है। टांगा पास आता गया, पास आता गया, पास आता गया, और अचानक ऐसा लगा जैसे टांगा उसके बिल्कुल पास से तीर की तरह निकल गया हो, और बचने के चक्कर में सुरजीत को नीचे गिरने से चोट भी लग गई। दूर जाते हुए टांगे की आवाज धीरे धीरे दूर जाके अपने आप आनी बंद हो गई, और तभी एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। क्या हुआ साहब, चोट तो नहीं लगी? एक कहानी ऐसी थी प्रवीण के साथ। सुरजीत ने देखा कि एक आदमी सर्दी में शॉल ओढ़े मंकी कैप पहने उसकी ओर हाथ बढ़ाए खड़ा था। सुरजीत उन्हें थैंक यू बोलते हुए उठा और उसने पूरी बात बताई तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, सब बकवास है साहब, कोई भूत प्रेत की बात नहीं है। कोहरा देखिए, मेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी आपको ढंग से, तो इतनी दूर से टांगा कैसे दिखेगा? आपको ऐसी कहानियां सुना के भेजा है, इसी मारे आपको ऐसा वहम हो गया। उस आदमी ने बात तो बिल्कुल सही कही थी। उसने आगे कहा, चलिए सर, रात बहुत हो गई है, इलाका ठीक नहीं है ये, आपको हम होटल अवध तक छोड़ देते हैं। सुरजीत ने चौंकते हुए कहा, पर आपको कैसे मालूम कि मैं कौन से होटल में ठहरा हुआ हूं? जिसके जवाब में उस आदमी ने हंसते हंसते कहा, अरे चौंकिए मत सर, सारे पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग वहीं आके रुकते हैं, आप भी वैसे ही लगते हैं देख के। इतना कह के वो आदमी सड़क के पार तक गया और धीरे धीरे एक आवाज करीब आने लगी। सुरजीत की आंखें चौड़ी होते होते चेहरा डर से पीला सा पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, मैं चला जाऊंगा रिक्शा लेके, मुझे टांगे में नहीं जाना। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सर, साइकिल के पैडल वाला रिक्शा आपको आधे घंटे बाद वहां चौराहे से मिलेगा, और हम आपको अभी यहीं से तुरंत होटल तक छोड़ देंगे। सुरजीत ने फिर से उसे मना कर दिया तो उस टांगे वाले ने पलट कर कहा, हमारे तांगे पे जो नहीं चढ़ता वो कंधों पे चढ़ के जाता है, और आप तो आदमी भी कुछ खास अच्छे हैं नहीं। लड़की जो बेच के आए हैं यहाँ छुपने के लिए। सुरजीत के साथ एक के बाद एक ऐसा होगा, उसने शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दिल की धड़कनें जैसे अब चल नहीं, भाग रही थी, और ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सुरजीत वहीं रास्ते पर बेहोश होकर गिर पड़ा।
सुरजीत की बेहोशी टूटी चीखों से। इन चीखों से भी बेहोशी पूरी नहीं गई थी कि वो चीखें अब किसी के रोने में बदल गई। उसने देखा तो पाया कि उसके हाथ और पैर दोनों किसी चीज से बहुत जोर से बंधे हुए थे और ऊपर की तरफ किसी चीज से अटकाया हुआ था उसका सर, जहां उसने अपनी आंखों के सामने एक शीशे को देखा जिसमें उसे अपने पैरों के पास एक लड़की बैठी हुई दिख रही थी, जो घुटनों में मुंह छुपाए बैठी रो रही थी। उसका रोना और फटे हुए कपड़े उसकी दास्तां को बयां कर रहे थे। सुरजीत उसको देख के रोते रोते कहता है, मुझे खोल दो प्लीज, प्लीज मुझे खोल दो, प्लीज प्लीज मुझे खोल दो, कौन हो तुम, प्लीज। सुरजीत के कहते कहते उसके सर के ठीक ऊपर लगा कांच चटकने लगा, उसमें दरारें पड़ने लगी और वो चौड़ी होते होते जोर की एक आवाज से टूटकर बिखर गया। सुरजीत ने आंखें बंद कर ली थी। उसके कानों में उस लड़की के रोने की कोई आवाज भी नहीं थी। बिल्कुल सन्नाटा सा पसर गया था अचानक। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। लेकिन आंख खोलने का वक्त अभी भी नहीं आया था, क्योंकि उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल चेहरे के सामने आके खड़ा हुआ और सुरजीत को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। आंखें खोलो ना सुरजीत, देखो मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी है। मुझे देखोगे नहीं? सुरजीत हिल भी नहीं सकता था। उसके बाल पकड़ के किसी ने उसका सर दाईं तरफ मोड़ दिया। उसका सर जैसे ही दाईं ओर घूमा, बाएं कान के पास उसे एक चीख सुनाई दी। एकदम से जैसे टांगे के चलने की आवाज बाईं ओर से आई और सुरजीत का बायां हाथ और पैर उसी तरफ इतनी जोर से खींचे कि उसके कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख के बावजूद हड्डियों तक के कड़कने की आवाज आ गई। तकरीबन 10 सेकंड तक चला ये सिलसिला और जैसे ही एक पल को वो खींचना रुका तो पूरे कमरे में सिर्फ सुरजीत का चीखना और रोना ही गूंज रहा था। सुरजीत को लगा जैसे शायद उसे अब इस दर्द से निजात मिल जाएगी, लेकिन उसके ये सोचते ही दाईं तरफ से टांगे और घोड़े के दौड़ने की आवाज हुई और उसका दायां हाथ और पैर वैसे ही खींचा और एक बार फिर सुरजीत की चीखों ने पूरे कमरे में ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोई भी खौफ से पागल हो जाए। दाएं हाथ और पैर के जोड़ भी
चटकने की आवाज कर गए। तब कहीं जाके सुरजीत को दर्द के साथ महसूस हुआ कि उसके टूटे हाथ पांव खोल दिए गए हैं। सुरजीत को सांस लेने में भी इतना दर्द हो रहा था कि शायद वो मर ही जाता, लेकिन पूरी जान बटोर के उन्हीं टूटे हाथ पांवों से रेंगता किसी तरह दरवाजे तक सुरजीत गया, इस उम्मीद पे कि शायद बच जाए। लेकिन तभी और चीखते उसे पांव से पकड़कर घसीटते हुए कोई अंदर ले जाने लगा और सुरजीत अपने जिंदा रहने और आजादी दोनों की उम्मीद को भूल के धीमे धीमे बेहोश होता जा रहा था। और बेहोशी के आखिरी पलों में एक आवाज ने उसके कान में आकर कहा, छी 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 छी, लड़की को बेचना नहीं चाहिए था। एक कहानी ऐसी भी प्रवीण के साथ। इस बार जब सुरजीत को होश आया तो उसकी आंखों में बेहद जलन हो रही थी। सुरजीत एक बार फिर चीखता हुआ उठा और ऐसी चीख जिसमें जिंदगी की भीख, आजादी की उम्मीद और एक दिन फिर से उगते हुए सूरज को देख पाने की मन्नत थी। लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें बेहोशी में ही फोड़ दी गई थी। अब सुरजीत चाह कर भी आंखें खोल या बंद नहीं कर सकता था। वो अपनी ही खाल नोचे डाल रहा था जब अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ा हो। हाथ चाह के भी पैर तक नहीं ले जा पा रहा था सुरजीत। तभी कुछ ठंडा सा लोहे का उसके पैरों के तले छू गया। एक पल को लोहे के उस ठंडक से जैसे जिंदगी वापस मिल गई थी सुरजीत को। लेकिन अगले ही पल एक आवाज के साथ सुरजीत फिर से चीखा। सुरजीत के पैर में घोड़े की नाल ठोकी जा रही थी। कीलें एक पैर में ठोकी गई और फिर दूसरी में। ऐसी बेरहमी, ऐसा वहशीपन शायद नर्क में भी ना होता हो। लेकिन इस वक्त सुरजीत जानता था कि उसके साथ ये भी शायद कम ही हो रहा था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि 3 महीने पहले गायत्री इसी शहर से जब पढ़ाई करने कॉलेज गई थी तब सुरजीत के प्यार में पड़ गई थी। गायत्री पागलों की तरह सुरजीत से प्यार करती थी। उसने सुरजीत के लिए दुनिया में अपने इकलौते भाई से नाता तोड़ दिया था और सुरजीत के साथ शादी करने के सपने सजाने लगी। उसका भाई पंकज इसी शहर में टांगा चलाकर अपनी परी जैसी खूबसूरत बहन को पढ़ा लिखा के
कुछ बनाना चाहता था, लेकिन उसकी बहन की किस्मत में कुछ और ही था। सुरजीत ने गायत्री को ले जाकर बाजार में बेच डाला। 13 दिन पहले वहां से भागने की कोशिश में वो मारी गई, पर मरने से पहले 12 हैवानों ने उसे अपने जिंदा रहने पे भी शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया था। उसके भाई पंकज को उसकी लाश का दाह संस्कार करना तक नसीब नहीं हुआ। जहर खाकर मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए, गायत्री के दर्द का हर एक कतरे का हिसाब सुरजीत को भरना पड़ेगा। कहते हैं कि दर्द हद से गुजर जाए तो पता नहीं चलता। सुरजीत का भी इस वक्त यही हाल था। एक बोरे में बंधा हुआ था सुरजीत इस वक्त, और उसे समझ आ रहा था कि वो एक टांगे पर है जो धीमे धीमे चल रहा है, और दूर से एक आवाज आ रही है। थोड़ी ही देर में सुरजीत को उठाकर उसे एक सख्त लकड़ी जैसी सतह पर रखा गया, और कानों में एक आवाज ने कहा, तुमने कहा था ना मेरा सुख दुख में साथ दोगे, दर्द में मस्ती में हर हाल में साथ दोगे। मेरी बारी हो गई, अब तुम्हारी। और गायत्री की आवाज के ठीक बाद सुरजीत की एक और चीख गूंजी, और उसका दायां हाथ अलग हो गया, और उसके बाद बायां, फिर दायां पैर, और आखिर में बायां पैर। सुरजीत की चीखों से तो शैतान को भी रहम आ जाती। एक और आवाज अब सुरजीत के कानों में उसे सुनाई देने लगी। गायत्री के बाद अब उसके मरे हुए भाई पंकज की बारी थी कुछ कहने की। मेरी बहन के भरोसे और प्यार को तूने लालच की पट्टी में जिंदा जलाया, वैसे ही अब तेरी ही बारी है। सुरजीत साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था कि उसे जिंदा जलाया जा रहा है। गूंजती रही तो बस सुरजीत के गुनाह की चीखें चीखें और बस चीखें। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी, ऐसी भी